नमस्कार, जय भीम। दैनिक बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज एक व्हिडिओ तुम्हाला घेऊन येतो आहे। तो व्हिडिओ ज्युडिशियरीच्या विरोधात आहे। ज्युडिशियरीवरती त्याच्यात अनेक ताशेरे उडवलेले आहेत, परंतु ज्या हिमतीने तो व्हिडिओ बनवलेले आहेत, कारण आज हजारो लोक, हजारो कैदी काही चार्जेस नसताना ते कैदेत आहेत आणि जेलमध्ये बंद आहेत आणि सुप्रीम कोर्टापासून सर्वच्या सर्व लोकांनी डोळ्यावरती पट्ट्या बांधून बसल्याचं दिसते आहे। अनेक लोक, इवन आता केजरीवालांचंच घ्या, काय नसताना जेलमध्ये, अशा अवस्थेमध्ये जे लोक आहेत, यावरती एक बनलेला व्हिडिओ आहे। एक तो व्हिडिओ तुम्हाला ते स्वतःच एक्सप्लेन करेल की त्याच्यामध्ये काय कंटेंट आहे, कोणते रेफरन्सेस आहेत। ह्या सर्व व्हिडिओ त्याच्यातनं तुम्हाला दिसेल। त्याचा आमचा काही संबंध नाही, कारण ज्युडिशियरीच्या विरोधामध्ये बाबासाहेबांनी फार हे केलेले आहे, बोलू नये। कमीत कमी 10 पैकी 1, 2, 4, 5 लोक तरी निश्चितच चांगले राहतील। याच्या आधी ब्रिटिशांच्या काळातही ज्युडिशियरीवरती फार मोठे ताशेरे उडवण्यात आलेले होते, तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे। परंतु आजच्या परिस्थितीची ते निगडीत असल्यामुळे, सर्व लोकांच्या हिताचं असल्यामुळे आम्ही तो व्हिडिओ तुम्हाला दाखवत आहे। जस्ट त्याच्यावरती तुमचे कमेंट्स बघा आणि समजून घ्या की काय परिस्थिती आहे। बघूया हा व्हिडिओ। ये है सुनीता पोट्टम। 3 जून 2024 को अपने घर में रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थी, तभी पुलिस वाले जबरदस्ती इनके घर में घुसते हैं। अन्य कमरों में बंद करके सुनीता पोट्टम को अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं और ये तक नहीं बताते कि आरोप क्या है, किस गुनाह के कारण ये गिरफ्तारी हो रही है। अब अपनी स्क्रीन पर इस मारुति कार को देखिए। ये वही गाड़ी है जिसमें सुनीता पोट्टम को उठाकर ले जाया गया। इस गाड़ी पर नंबर प्लेट तक नहीं है। वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है कि मोदी सत्ता के 10 साल की कमाई में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का हिस्सा कितना है और इस देश की सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों का हिस्सा कितना है, ये भी अपने आप में सवाल है। जब भी बात कमाई की आती है तो हम लोग अक्सर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, ये सब कुछ सोचने लगते हैं, जबकि कमाई सिर्फ यही नहीं होती। हालांकि ज्यादातर कमाई का फाइनल टारगेट यही होता है, मगर एक कमाई वो भी है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, यानी बुरे कर्मों की कमाई। और पिछले 10 सालों में मोदी सत्ता ने जो ये वाली कमाई की है, उसकी पोटली बहुत बड़ी हो चुकी है। आज उसी पोटली में से हम कम से कम 1 दर्जन मामले निकालेंगे और देखेंगे कि इस कमाई में किसका कितना हिस्सा है। हाल ही में आपको खबर मिली होगी कि लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है, वो भी 14 साल पुराने मामले में। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि साल 2016 से 2020 के बीच अकेले यूएपीए के तहत आरोप लगाए जाने की संख्या 24,134 है और इसमें अब तक केवल 386 लोगों को ही कथित तौर पर बरी किया गया है। यानी 16 से 20, 4 साल के भीतर 24,000 से अधिक लोगों पर यह कानून लगाया गया, उन्हें कैदी बनाया गया। और यदि आप एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो 2022 में जो अंतिम आंकड़े थे, उसके अनुसार भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या 4,34,000 से भी ज्यादा है, यानी कुल कैदियों की संख्या का 75% से भी ज्यादा। यानी भारत की जेलों में यदि 100 लोग बंद हैं तो उनमें से 76 लोग विचाराधीन कैदी हैं, यानी मामला लंबित है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और हक अधिकार के लिए लड़ने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, पुलिस या दमन के आरोप लगते हैं, इसमें तो सरकार का रोल होता है। फिर यह बात क्यों उठ रही है कि सरकार की इस कमाई में चीफ जस्टिस तथा अदालतों की हिस्सेदारी कितनी है? अदालत और चीफ जस्टिस की बात क्यों आती है? इस सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा और उदाहरण सहित मिलेगा। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, सुनते वक्त ध्यान रखिएगा कि दलितों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की संख्या कितनी है जिन पर आतंकवाद निरोधी कानून लगाए गए हैं, तथा संविधान और नागरिक अधिकारों की बात करने वालों की संख्या कितनी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस देश में दलितों और संविधान के नाम पर राजनीति करने वाले और कुर्सी का आनंद उठाने वालों की संख्या कितनी है, कितनी बार वो लोग इन मामलों में आवाज। जुलाई 2023 की वो वीडियो याद करिए जिसमें मणिपुर की 2 महिलाओं को नग्न परेड करवाया जा रहा था और भेड़ियों की भीड़ महिलाओं के अंगों के साथ छेड़खानी कर रही थी। बताया गया कि ये वीडियो लगभग 2 महीने पुरानी थी, यानी पुरानी घटना की वीडियो बाद में वायरल हुई। हालांकि कई महीने बाद जांच में यह भी पता चला कि ये महिलाएं पुलिस की गाड़ी में बैठ चुकी थीं। बाद में पुलिस वालों ने ही इन महिलाओं को भीड़ के हाथों सौंप दिया, ले जाओ जो करना है करो। मगर आज चर्चा इस विषय पर नहीं है। आज की चर्चा ये है कि जब ये
ये वीडियो वायरल हुआ तो आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़ जी ने बेहद कड़े शब्दों में सरकार को निर्देश दिया, फटकार लगाई कि आप कार्यवाही करिए अन्यथा हम करेंगे। इसके बाद बहुत सारी समितियां और न जाने क्या क्या बनाने की बात हुई, जांच वगैरह सब चल रही है। जब चीफ जस्टिस के माध्यम से ये बातें निकल कर आई तब पहली बार नरेंद्र मोदी की जबान से मणिपुर पर चर्चा हुई। हालांकि दुख जताने की बजाय उन्होंने उसमें भी राजनीति खेली, मगर समझने वाली बात यह है कि जुलाई 2023 में जो चीफ जस्टिस सरकार को कह रहे थे कि आप कार्रवाई करिए अन्यथा हम करेंगे, अब लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। आज भी मणिपुर जल रहा है। अपनी स्क्रीन पर मणिपुर की ताजा तरीन खबरें देख लीजिए। स्कूल में लगा दी आग, घरों को भी फूंक दिया, लोग बड़ी संख्या में कर रहे हैं पलायन। VIP इलाके में भी हिंसा, सचिवालय के सामने भी घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। यानी चीफ जस्टिस की नजर में मणिपुर की हिंसा आने के बावजूद न जाने कितने लोगों की हत्या हुई। लगातार आम आदमी से लेकर सुरक्षा बलों और पुलिस वालों को किडनैप किया जाता है और इन सब में 1 साल का समय लगभग पूरा हो चुका है। मणिपुर में हिंसा 4 मई को भड़की थी और अब लगभग 13 महीने से अधिक का समय हो चुका है, आज तक शांति कायम नहीं हो सकी। सवाल यह है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत की नजर में आने के बावजूद एक राज्य में शांति बहाल नहीं होती है तो फिर देश की न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठे बड़े बड़े जजों का क्या औचित्य रह जाता है। देश की सत्ता और डबल इंजन से तो वैसे भी किसी को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। लोग ये मान चुके हैं कि जब चुना ही था कत्ल का हुनर देखकर तो फिर मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। मगर आखिरी उम्मीद के रूप में लोग अदालतों को याद करते हैं। व्यक्ति जब हर स्तर पर हारने लगता है तो कहता है कि मैं अदालत में लड़ाई लड़ूंगा, मगर अदालत की लड़ाई का हाल और उसकी ताकत का आलम यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज की नजर में जो मामला है, जिस मणिपुर की हिंसा है, वो पिछले 1 साल से भी अधिक वक्त से जल रहा है और जलता ही जा रहा है। अब तक इस मामले को लेकर राजनीतिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी ने कोई शर्म महसूस नहीं की और किसी ने नैतिक जिम्मेदारी तक नहीं ली। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए नैतिकता होनी तो चाहिए। जो डबल इंजन बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उनके परिवार के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर समय से पहले रिहा करवाता हो, उसके नैतिक जिम्मेदारी की उम्मीद करना अपने आप में बेवकूफी ही कही जा सकती है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि डबल इंजन की कमाई में इस देश की अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की हिस्सेदारी कितनी है। आप कहेंगे कि यह सवाल तो देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं से होना चाहिए, पुलिस व्यवस्था से लेकर संसद, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, सबसे होना चाहिए। मगर सवाल यह है कि इन सब के बाद ही तो लोग अदालत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। जब सबसे हार जाते हैं तो अदालत के पास जाते हैं। और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस किया था, पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि देश की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि हम लोगों का भरोसा अदालतों में बढ़ाएंगे, अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से। मगर मणिपुर का यह मामला बता रहा है कि भरोसा बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। कार्य के रूप में कोई परिणाम नहीं दिखता, सिर्फ बातें ही बातें नजर आ रही हैं। नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं एक छोटीशी क्लिप तुम्हाला दाखवणार आहोत। आचार्य कौंडल्याच्या सोबत तथागत भगवान बुद्ध भ्रमण करत असताना तिथे यश नावाचा एक तिथे मोठ्या फॅमिलीतून आत्महत्या करण्यासाठी निघालेला असतो आणि त्या आत्महत्येच्या करताना तथागत त्यांना पकडतात, त्यांना सांगतात आणि त्याच्यानंतर ते त्याच्याशी प्रश्नोत्तर करतात की तू कशासाठी त्रस्त आहेस। हे सर्व काही आहे तुझ्या आंतरिक मनापासून आहे। तू जरी सर्व काही उपभोगलं परंतु आजही तू स्वतः तसाच आहे। प्रत्येक गोष्टीची उत्पत्ती ही तुमच्याजवळ आहे। असं वाटते आपल्याला की आपण हे काही आपल्याला मिळाल्यानंतर आपल्याला खूप सुख मिळेल, परंतु त्या सुखाच्या पलीकडे ते एक स्वप्न असते आणि त्या स्वप्नाच्या नंतर पुन्हा तुम्हाला त्याच भ्रमित आपण राहत असतो। अशा पद्धतीची ती कल्पना तथागत भगवान बुद्ध आणि यशसोबत जे झालेल्या चर्चा या अत्यंत मार्मिक आहेत आणि त्या सर्वांच्या आयुष्याशी त्याचा संबंध असतो। त्याच्यामुळे तुम्ही निश्चितच हा क्लिप तुम्हाला उपयोगी होईल, अनेक लोकांना सांगायला उपयोगी होईल। जिथे कुठे असाल आम्ही जेवढे व्हिडिओज तुम्हाला दाखवत असतो त्या व्हिडिओ तुम्ही सर्व लोकांना शेअर करा, दाखवा, त्याच्यावरती लहान पोरांना गोष्टी सांगा जेणेकरून लोकांना त्याच्याबद्दलचा बुद्धाच्या बद्दलची अनेक कल्पना येईल की बुद्धाचा मार्ग कोणता आहे। बघूया ही क्लिप। जैसे मकड़ी एक एक तार अपने अंदर से निकाल सुंदर जाल बुनती है, उसी प्रकार प्रकृति ने अपनी चेतना के धागों से इस सुंदर सृष्टि का सर्जन किया और इसी सुंदर सृष्टि में
बुद्ध के सधर्म के मार्ग की वाणी दसों दिशाओं में गूंजेगी और सोई हुई मानवता जाग उठेगी। जो भी सद्धर्म के मार्ग से जुड़ना चाहे उसके लिए हमारे संघ के द्वार खुले हैं, फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। यह अद्भुत क्रांति है शाक्य मुनि। सदियों से मनुष्य ने मनुष्य को धन, जाति, लिंग के आधार पर उत्पीड़ित किया। अब सब समान होंगे। सबको अधिकार है ये परम सत्य पाने का, जैसे हम सब ने प्राप्त किया। सब नश्वर है, सब झूठ है और सबसे कुरूप है यह जीवन। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मुझे। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर स्वयं मेरा अधिकार है। नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माता का अधिकार है। जिसने तुम्हारा लालन पालन किया उस पिता का अधिकार है। कितनी लंबी श्रृंखला है जिनके होने से आज तुम हो। तुम पर केवल अपना नहीं, उन सब का अधिकार है। उठो। क्षणिक आवेग था मन का, अब वो शांत हुआ? क्षणिक नहीं, जीवन में सब कुछ पाया। सुख, धन, ऐश्वर्य, काम वासनाओं की तुष्टि, और वो सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर देखा तो एक बहुत ही गहन अंधकार पाया, बहुत ही गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही सूनापन पाया। जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, पर जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो स्वप्न था। जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर समझ गया कि ये भी स्वप्न ही है। एक क्षण ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? बाहर के सुखों को भोगने की कामना से अतृप्त रहो। बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। जीवन से घबरा, उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंतर की दिशा में मोड़नी होगी। कौन है आप और आपको कैसे पता? मैंने आपसे सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इतनी देर मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था पर तुम मुझे देख न सके। तुम्हारी आंखें अंधी होकर हर ओर केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया को देख सकता है। सत्य है, आप महात्मा हैं। मैं दुखी हूं अपने अंतर मन से। मेरा नाम यश है। एक धनी वैश्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं थी। मैंने हर सुख भोगा, वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंतर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा। मैं और नीरस होता गया। कितने मनुष्य हैं जो कि शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं,
धन के अभाव से पीड़ित है, अन्याय से पीड़ित है, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित है। चारों ओर देखो यश, इतना सुंदर। जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? क्योंकि मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। और अब तुम शांत हुए, स्थिर हुए, पर प्रकृति नहीं बदली, वो वैसी ही है। तुम्हारी आंखें बदल गई। किसी भी बात की अति, चाहे सुख की ही हो, केवल दुख को ही जन्म देती है। इसीलिए मध्य में रहो, तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। परम शांति पाओगे। क्या आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? हमारा जीवन सादगी से जुड़ा है। धरती हमारा बिछौना है और जो भिक्षा में मिले वही हमारा भोजन। जहां वैभव नहीं, विवेक हो, मैं उस तप के लिए तैयार हूं। हर कोई जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है। बस पहला पग उसे उठाना है। मैं तैयार हूं। तुम अपना शीश कटवा सकते हो। मैं अपना शीश देने को तैयार हूं। शीश देने की बात केवल एक प्रतीक है। शीश देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का शीश काट अपने गुरु के चरणों में रख सके। रोजप्रमाणे दैनिक बहुजन सौरभच्या चारही पानाचा आज आम्ही आढावा घेऊया। अत्यंत आजची तारीख 18 जून। एअर इंडियाच्या विमानातील जेवणात आढळलं ब्लेडचा एक तुकडा। एका प्रवाशांनी तो खाल्ल्यानंतर त्याच्या गळ्यामध्ये काहीतरी त्याला असं वाटलं काहीतरी मी इंजुरियस काहीतरी खातो आहे। त्यांनी बाहेर काढलं, सर्व घास आपला आणि त्याच्यात चेक केल्यानंतर ते दिलं। त्याच्यानंतर त्यांनी एअर इंडियाच्या सर्व ज्या लोकांकडनं ते फूड बोलवतात त्यांची सर्व तपासणी झालेली आहे। अशा पद्धतीची ती बातमी आहे। EVMचा जो मुद्दा आहे तो आम्ही पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करू की कपिल सिब्बलने सांगितलं की ज्या परिस्थितीमध्ये आता 2024ची इलेक्शन झाले त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात धांदी झालेली आहे। जे VVPAT आणि ज्या पद्धतीने तुमचा फॉर्म C आहे 17C आहे त्याची आणि ॲक्च्युअली व्होटिंगची त्याची टॅली होत नाही आहे, कुठेतरी विचित्र झालेलं आहे। आणि त्याच्यामुळे ते सर्वच्या सर्व आम्ही या हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्याला प्रश्न विचारू। रशियाच्या तुरुंगात सुरक्षा दलाच्या कारवाईत संशयित दहशतवादी ठार, मॉस्कोची बातमी ती आज आम्ही फ्रंटवरती घेतलेली आहे। अमेरिकेतील गोळीबार, दोघांचा मृत्यू। मालगाडीची कंचनगंगा एक्सप्रेसवर धडक, जवळपास 15 लोक मृत्यू झाले आणि 50-60 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाल्याची बातमी आहे। पश्चिम बंगालची ही त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये विपक्षांनी इंडिया गठबंधननी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला। दंगलीबाबत शाळांमध्ये शिकविण्याची गरज नाही, NCERT तुम्हाला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये हे टाकलेल्या होत्या, बाबरी मस्जिद आणि ते उद्ध्वस्त वगैरे वगैरे, पण आता त्यांनी सांगितलं की अशा पद्धतीच्या आम्हाला टाकायला गरज नाही आहे। भाजपाच्या नवनिर्वाचित मंत्र्याचे मद्यप्राशन करून नृत्य, ओडिसाची बातमी आहे। फार मस्तीमध्ये येऊन एक व्हिडिओ त्यांनी तयार केलेला आहे, अशा पद्धतीची ती बातमी आहे। शपथविधीच्या गदारोळात छत्तीसगडमध्ये मॉच लिंचिंग
खूप उत्साह आलेला आहे तिथे छत्तीसगडमध्ये BJP आल्यामुळे आणि त्याच्या ह्याच्यामध्ये 2 मुस्लिम युवकांचा बळी गेल्याची बातमी आहे। यापूर्वी अशा पद्धतीची कधीही घटना झालेल्या नव्हत्या। नक्षलवाद्यांचा तिथे मोठ्या प्रमाणात सराव सुरू झालेला आहे। शून्य दहशतवाद वर्चस्वासाठी नियोजन करा। अमित शहा स्वतः आता जे काही जम्मू काश्मीरमध्ये सुरू आहे ते सर्वच्या सर्व अमित शहाकडनं सुरू आहे आणि अमित शहा तिथे आता संरक्षण मंत्री आहेत आणि त्यांच्या देखरेखीत सर्व सुरू आहे। तरी त्यांनी स्वतः म्हणायचं की बा त्याचा नायनाट करूया, नियोजन करा। आता कोण नियोजन करणार आहेत? मुंबई आशियातून 21व्या स्थानावर, जे महागाई जे आहे सर्व याच्यामध्ये, तर मुंबईचं नाव 21व्या नंबरवरती येते। अत्यंत महागडं शहर आहे। सर्वात महागड्या शहराच्या यादीमध्ये मुंबईचंही नाव आहे। दिल्ली मात्र त्याच्यात कमी आहे। अनेक शहराची लिस्ट प्रकाशित झालेली आहे। आज 5-4वरती बघूया। आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या कृषी माल बाजारात कष्टकऱ्यांची वास्तू, आशियाच्या खंडातलं सर्वात मोठं म्हणजे आपलं कळमना बाजार आणि तिथे एक मोठ्या प्रमाणामध्ये एक हमाल भवन तिथे बांधलेले आहे, जेणेकरून तिथे लोक हमाल आराम करतील, तिथे लोकांना संवाद होतील, मिटिंगा होतात, अशा पद्धतीची ती सर्व बातमी आहे। नागपुरात OBC संघटनाची बैठक इथे आमदार प्रकाश शेळकेच्या उपस्थितीमध्ये झालेली आहे आणि आता OBCच्या जिकडे तिकडे बैठकी होत आहेत, जी आज BJPची खाल हे झालेली आहे, उतार झाला तो त्याच्यामागे OBCचा मोठा हात असल्याची बाब आहे। नालंदा मंगल मैत्रीचे उपवर वधू परिचय मेळावा नागपूर इथली बातमी आहे। अनेक वरवधू तिथे उपस्थित होते। खाजगी बसची ऑटो रिक्षाला धडक, निर्व्यसनी व्यक्तीच धम्माचे पालन करू शकतो, व्यसन करून कधीच काही होऊ शकत नाही, डॉक्टर BA वाणी यांचं भाष्य नागपूर कोंडाळीची बातमी आहे। उच्च न्यायालयाने नगररचना विभागाला ठोठावला दंड, तिथल्या एका छोट्याशा याच्यामध्ये नागपूरची बातमी आहे आणि त्याच्यामध्ये नगररचनेला मोठा त्यांनी धक्का दिला। इंडिया आघाडी सुजान आंबेडकरी समूहाच्या मतामुळे ठरली, अनिल वासनिक यांचे उद्गार नागपूरची बातमी आहे। दी स्कूल फॉर नोबेल थॉटच्या अंतर्गत ते बोलत होते आणि त्यांनी सांगितलं की अनेक आंबेडकरी लोकांनी न पाहता आणि जेवढ्या दिवसापासून त्यांचं विचार प्रबंधन झालं त्यानुसार त्यांनी होट केले आणि आज मोठ्या प्रमाणामध्ये देशामध्ये बदल झालेला आहे। उडान पुलानंतरही उमरेड मार्गावरील वाहनाला वर्दळ कायम। तुम्हाला माहिती आहे उमरेड रोडवरती मोठं एक तिथे उडान पूल आलेलं आहे, परंतु उडान पुलाचं काम सुरू झालंही असून तिथे लोकांपेक्षा खाली जास्त रश आहे, अशा पद्धतीची बातमी आहे। बहुजन हिताय संघाची 373वी साप्ताहिक बैठक, एका भरधाव कारने पदपाथावर झोपलेल्या 9 जणांना चिरडले, 2घांचा मृत्यू, 7 लोक जखमी, नागपूरची बातमी आहे। आत्ताच मध्ये पुण्याला जी घटना झालेली आहे त्याचीच पुनरावृत्ती नागपूर इथे झालेली आहे। विदर्भात स्फोट बळी वाढत आहेत, पण वर्ण वॉशिंग युनिट नाही, तिथे बदल करून आयुष्याचे बाह्यरूप बदलू शकतो। आंतरिक बदल झाल्यामुळे बाह्यरूपही बदलू शकतो। हा आमच्या नवीन पिढीने लावलेला सर्वात मोठा शोध आहे। हे आपण विल्यम जेम्स एक अमेरिकन मोठे फिलॉसॉफर आहेत आणि त्या फिलॉसॉफरच्या मते ही बाब अत्यंत खरी आहे। इतके अनर्थ एका EVMने केले। EVMमध्ये ज्या पद्धतीने छेडछाड सुरू आहे, या पूर्ण लोकशाहीला नष्ट करण्याचा जो प्रकार सुरू आहे तो अत्यंत हृदयाला भेडणारा आहे। या मानव जातीलाच तो मोठा भेडणारा आहे। ज्या लोकांनी त्याच्यावरती पोळ्या शेकलेल्या आहेत ते अत्यंत दुर्दैवी बाग आपल्या देशात आहे। राज्य सरकारचे धोरण अन्यायकारक, EZ खोब्रागडे यांचा हा लेख अनेक बाबीचा हे करून SC/STच्या ज्या ॲक्टमध्ये आणि त्यांच्या ज्या सवलती होत्या त्या कशा कमी केलेल्या आहेत त्याच्यावरती आधारित हा लेख। संविधान संरक्षण की मारेकरी, श्रीराम बनसोड यांनी अनेक गोष्टींना संविधानामध्ये ज्या तरतुदी आहेत परंतु त्याच्या विपरीतच सर्व लोक करताना दिसतात। त्याच्यामुळे आज देशातली जी परिस्थिती झालेली आहे ती परिस्थिती ही त्याच्यासाठी कारणीभूत लोक कार्यकर्ते आहेत, परंतु आणि त्याचा दोष मात्र लोकांवर म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनवर होतो, अशा पद्धतीची बाब नाही। अजिबात त्याच्या विरुद्ध कामं करायचं। आभार आणि अभिनंदन आज आमचे नील बामसेपच्या वतीनं दिलेलं आहे। लुंबिनी वन पर्यटन स्थळ, धम्मगिरीचा प्रवास, एक आचार्य भाऊ वासनिक हे आता जाऊन आलेले आहेत आणि त्या अर्थानं त्यांनी त्या लुंबिनीचं पर्यटन स्थळ म्हणून त्याची जी रचना केलेली आहे त्याच्यावरती जे भाष्य केलेलं आहे ते अत्यंत मार्मिक आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही निश्चितच तुम्हालाही
तिथे जाण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. आजचं पान 3 वर्ष आहे. टायटल आहे आमचं, बहुतेक समस्या ह्या आपल्या चिंतातून मनानेच निर्माण केलेल्या असतात. चिंतेने आणि मनानेच निर्माण केले असतात. यातही आपले अनवधानेच आपल्याला गोत्यात आणते आणि आपण स्वतःलाच त्याच्यामध्ये गोत्यात आणतो. आज त्याच्या खालचा जग्रलेख आहे लीला निकमेचा, कवींद्र परमानंदच्या नजरेतून जिजाऊ माता याच्यावरती एक वर्णन करणारा, जिजामातेवरती वर्णन करणारा एक सुंदरसा लेख आज आमच्या लीला निकम यांनी केलेला आहे. आजच्या भारताची दशा आणि दिशा याच्यावरती आज आमच्या डॉक्टर मोनाली पोफळे यांचा हा लेख अत्यंत वाचनीय आहे. हंसराज कांबळे लिहितात पवित्र दीक्षाभूमी नागपूर हिचे महत्त्व आणि जगात त्याचं कसं अट्रॅक्शन आहे त्याच्याबद्दलचं. त्याच्यानंतर बालसंस्कार आणि व्यक्तिगत विकास निवासी शिबिराची उपयुक्तता, अशोक सरस्वती बोधी हे यांनी अनेक बालशिबिरं त्यांनी केलेल्या आहे आणि त्याच्यातनं ज्या पद्धतीने विद्यार्थी घडत आहेत, नवीन पिढी घडत आहेत, ते अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. अशा रीतीने आम्ही दैनिक बहुजन सौरभच्या 4 पानाचा आढावा घेतलेला आहे. निश्चितच मी तुम्हाला नेहमीप्रमाणे रिक्वेस्ट करेल की जर हा पेपर आवडला असेल तर लाईक करा, त्याच्यानंतर फॉरवर्ड करा, छोट्या मोठ्या जाहिराती द्या आणि हा पेपर जिवंत राहील याच्यासाठी सर्वांनी हे करावी. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. भेटूया आपण उद्या. तोपर्यंत जय भीम.